एक ऐसा तेल जिसे दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में यूज किया जाता है, जिसे आज हर दिन 300 करोड़ से ज्यादा लोग कंज्यूम करते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब इस तेल को खाने से ज्यादा अफ्रीकन गुलामों के शरीर पे रगड़ने के लिए यूज किया जाता था, ताकि जब उनकी नीलामी हो तो उनकी स्किन चमके और उनके बहुत अच्छे पैसे मिले। और आज वही तेल हमारे टूथपेस्ट, साबुन और बॉडी वॉश से लेके खाने वाले बिस्किट, चॉकलेट और नमकीन हर आइटम में मौजूद है। तो आखिर ऐसा क्या गलत है इस सस्ते दिखाई देने वाले तेल में, जो इसे डॉक्टर आज एक स्लो पॉइजन का नाम दे रहे हैं? मतलब आपके फेवरेट रेस्टोरेंट में मिलने वाला फ्रेंच फ्राइज किसी जहर से कम नहीं है, जो कि धीरे धीरे आपको अंदर से खा रहा है और हमारे एनवायरनमेंट को बाहर से तबाह कर रहा है। तो आज से करीब 300 साल पहले की बात है। साल था 1700, जब ब्राजील जैसे देशों के साथ साथ वर्जीनिया और जॉर्जिया जैसे स्टेट्स में बहुत ही बड़े स्केल पे तंबाकू, कॉटन और गन्ने की खेती की जाती थी। तब वहां के जो जमींदार थे ना, उन्हें खेती में काम करने के लिए मजदूरों की जरूरत पड़ी। और ये वही टाइम था जब अफ्रीका से लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के समुद्र के रास्ते यहाँ तक लाया जाता था, और यूरोपियन ट्रेडर्स के हाथों उन्हें नॉर्थ अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में नीलामी करके सरेआम बेचा जाता था। मतलब जिसने ज्यादा पैसे दिए वो गुलाम उसका। तो अब हुआ क्या, जब अफ्रीकन गुलामों को समुद्र के रास्ते लेके जाते थे ना, तब उन जहाजों में ऐसे बड़े बड़े पाम ऑयल के गैलन्स हुआ करते थे, जिसके अंदर के तेल को उनके ऊपर जबरदस्ती लगाया जाता था, ताकि जब उन्हें धूप में खड़ा करे ना बेचने के लिए, तब उनकी स्किन और भी ज्यादा चमके और उनके मसल्स, उनकी बॉडी और भी ज्यादा हेल्दी और मजबूत दिखे, जिससे उनके ज्यादा पैसे मिल सके। और फिर इन सब के बाद आता है साल 1807, जब ब्रिटेन ने स्लेव ट्रेड के ऊपर बैन लगा दिया। मतलब अब गुलामों को बेचा नहीं जाएगा। तब उस वक्त के लोगों ने सोचा कि शायद अब जाके अफ्रीकन लोगों पे अत्याचार बंद हो जाएगा। लेकिन अभी तो सिर्फ इस गेम का नाम बदला था, इसके प्यादे नहीं, क्योंकि इसके बाद ब्रिटिश ट्रेडर्स ने अफ्रीका के जंगलों को लूटने का ऐसा प्लान बनाया ना कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि अब पानी वाले जहाज भी वही थे और उनके पोर्ट्स भी वही थे, लेकिन अब गुलामों की जगह बड़ी मात्रा में पाम ऑयल को एक्सपोर्ट किया जाने लगा। और इसके बाद अफ्रीका के लोकल लोगों के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर बनाया गया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पाम ऑयल को प्रोड्यूस कर सके। और देखते देखते जो ट्रेडर्स पहले लोगों को गुलाम बना के बेचा करते थे, वो अब बन गए पाम ऑयल के सर्टिफाइड एक्सपोर्टर्स। तो अब आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि उस वक्त पाम ऑयल के इस तरह से पॉपुलर होने के पीछे की सबसे बड़ी वजह पता है क्या थी? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। क्योंकि साल 1800 के आते आते इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपनी पीक पे था। तब उस वक्त ना यूरोप में दिन रात चलने वाले फैक्ट्री में जो मशीनें थी ना, वो पूरी तरह से इसी पाम ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट हो गई, क्योंकि इस तेल को उस वक्त लुब्रिकेशन के लिए यूज किया जाता था। और बाद में साबुन, ग्रीस, लैंप के फ्यूल और मोमबत्ती से लेके कुछ लोकल दवाइयां जैसे कि बाम, ये सब बनाना शुरू हो गया। और इन्हीं प्रोडक्ट्स को बेच बेच के लिवरपूल, ब्रिस्टल और लंदन जैसे शहर बहुत अमीर हुए। और पता है इन सब की कीमत किसने चुकाई? अफ्रीका की जमीन, वहां के लोग और वहां के जंगलों ने। तो देखा जाए तो सिर्फ स्लेव ट्रेड का नाम बदला था, लेकिन पाम ऑयल के प्रोडक्शन के नाम पे लोगों से जबरदस्ती मजदूरी कराना और उनके जंगलों को लूटना, ये सब कुछ सालों तक चलता रहा। इसीलिए जब भी हम पाम ऑयल से बनी किसी चॉकलेट या फिर किसी चिप्स को खाते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज भी उसके टेस्ट में कॉलोनियल हिस्ट्री का कड़वा सच छुपा हुआ है, जो कि हम में से बहुतों को पता ही नहीं है। तो इसीलिए आगे बढ़ने से पहले मैं जरा एक बार आपको ये बता दूं कि ये पाम ऑयल आखिर है क्या, और ये कैसे एक पेड़ से आपके खाने की प्लेट तक पहुंचता है। तो देखिए, पाम ऑयल आता है इलाइस जिनीसियस नाम के इस ट्रॉपिकल पेड़ से, जो कि पहले वेस्ट अफ्रीका में पाया जाता था, लेकिन अब इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों में इसे आसानी से ग्रो किया जाता है। और इसके फलों में आपको ऐसे लाल पीले छोटे छोटे डेट्स देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर ना एक बीज होता है जिसे कार्नेल कहते हैं। तो पाम ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले इन फलों को स्टीम करके इंडस्ट्रियल प्रेस में डाला जाता है, जिससे निकलता है डीप ऑरेंज रेड कलर का रॉ पाम ऑयल। और बाद में जो इसका बीज होता है ना, उसे अलग से प्रोसेस किया जाता है, क्योंकि इसके फ्रूट के तेल को खाने वाले प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं, जैसे कि बिस्किट, चिप्स, मैगी या फिर चॉकलेट। और इसके बाद बीज के तेल को यूज करते हैं साबुन, शैम्पू, क्रीम या फिर लिपस्टिक जैसे कॉस्मेटिक्स को बनाने के लिए। तो अब सवाल ये बनता है कि ये पाम ऑयल आज भी इतना पॉपुलर क्यों है? तो इसका जवाब है इसकी उपज। मतलब प्रोडक्टिविटी के मामले में पाम ऑयल की फसल को करना ज्यादा फायदेमंद होता है प्रैक्टिकली, क्योंकि 1 हेक्टेयर जमीन में लगभग
3600 किलो पाम ऑयल प्रोड्यूस होता है एज कम्पेयर टू सोयाबीन, जो कि एक साल में 1 हेक्टेयर जमीन पे सिर्फ 470 किलो के आसपास ही तेल दे पाता है। इसीलिए ये बात तो क्लियर हो गई कि पाम ऑयल 8 से 10 गुना ज्यादा इफिशिएंट है लैंड यूजेस के मामले में, जिसकी वजह से ये किसानों के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल बन जाता है और इंडस्ट्रीज के लिए सस्ता भी, जिसका सीधा असर इसकी कीमत पे पड़ता है। क्योंकि अगर हम पिछले 3 साल का डेटा देखें तो हमें पता चलेगा कि पाम ऑयल का जो प्राइस है ना, वो पिछले 3 सालों में ऑन एन एवरेज $2 पर केजी के आसपास ही फ्लक्चुएट होता रहा है, जो कि ऑलिव ऑयल के मुकाबले काफी सस्ता है। और अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो आपको आपके प्रोडक्ट्स के लेबल के पीछे वेजिटेबल ऑयल, पामोलिन, पैल्मिटेट या फिर सोडियम पैल्मिटेट जैसे फैंसी नाम देखने को मिलेंगे। तो ये सब ना कुछ और नहीं, बस पाम ऑयल के अलग अलग रूप है जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां यूज करती हैं और सीधे सीधे पाम ऑयल लिखने से बचती है। और पता है इन सब का नतीजा क्या होता है? 50% से ज्यादा पैकेज या फिर प्रोसेस फूड में छुपा होता है पाम ऑयल, जैसे कि चिप्स, आइसक्रीम, ब्रेड, केक, नूडल्स, नमकीन और पीनट बटर से लेके फ्रोजन पिज्जा, इन सब में भर भर के पाम ऑयल डाला जाता है। और अगर इन प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरर लोकल हो ना, तो फिर तो ऊपर वाला ही बचाए आपको, क्योंकि ये मैंने खुद देखा है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। और आप कभी नोटिस करना, आजकल ना लोगों को लोकल प्रोडक्ट्स में भी सस्ता और टेस्टी प्रोडक्ट चाहिए। इसीलिए तो आज फूड इंडस्ट्री को पाम ऑयल इतना ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि ना एक तो इसका टेस्ट इतना न्यूट्रल होता है और ऊपर से ये सुपर क्रीमी टेक्सचर बनाता है। तभी तो आपको बिस्किट इतना क्रिस्पी लगता है और चॉकलेट इतना स्मूथ। और अगर बात हो शेल्फ लाइफ की, तो एक बार पाम ऑयल में तल लेने के बाद कुछ प्रोडक्ट्स की जो शेल्फ लाइफ होती है वो महीनों तक बढ़ जाती है। मतलब उसे बेचने वाला चारों तरफ से फायदे ही फायदे में होगा। एक तो वो कम खर्चे में बना रहा है, ऊपर से उसका प्रोडक्ट जो है वो टेस्टी भी लग रहा है और जल्दी खराब भी नहीं हो रहा। तो अब अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर इस तेल में सब कुछ इतना अच्छा ही है तो प्रॉब्लम क्या है, आखिर क्यों डॉक्टर इस तेल को एक स्लो पॉइजन कहते हैं, तो इसका जवाब जो है ना वो इसी तेल में छुपा हुआ है। क्योंकि इसके अंदर का जो सबसे बड़ा हेल्थ इश्यू है ना, वो इसके फैट कंपोजिशन में है। क्योंकि पाम ऑयल एक ऐसा तेल है जिसमें 50% से ज्यादा सैचुरेटेड फैट होता है। मतलब अगर किसी ने इसका कंजप्शन हद से ज्यादा कर लिया ना, तो उसका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा, जो कि आगे चल के उसके लिए हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम्स के रिस्क को बढ़ाएगा। तो अब ये सैचुरेटेड फैट क्या है, 1 मिनट में समझा देता हूँ। तो इसका मतलब होता है एक ऐसा फैट जो कि रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हो जाता है। जैसे कि आपने कभी नारियल के तेल को देखा है जो कि ठंडे मौसम में सॉलिड हो जाता है, तो ठीक उसी तरीके से ये सैचुरेटेड फैट जो है पाम ऑयल के अंदर ज़्यादा होता है। और इसे कंज्यूम करने से आपके दिल से आने वाली जो नसें होती है ना, उनके अंदर ब्लॉकेज हो सकती है, जिससे हार्ट अटैक आ सकता है। और अगर सिचुएशन उतनी बुरी नहीं भी हुई तो भी बात एंजियोग्राफी या फिर ओपन हार्ट सर्जरी तक जा सकती है, जो कि किसी भी सूरत में अच्छी बात नहीं है। और अब इसमें एग्जाम्पल के लिए हम बात कर सकते हैं मॉरिशस की, क्योंकि साल 1987 में वहां की गवर्नमेंट ने क्या देखा कि उनके देश में पाम ऑयल का यूज खाना बनाने में बहुत ज्यादा हो रहा है। तब वहां पे दिल की बीमारी वाले लोगों के केसेस बढ़ते जा रहे थे, जिससे उन लोगों की जान जा रही थी। लेकिन जब वहां की सरकार ने पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम के अंडर पाम ऑयल को पूरी तरीके से रिप्लेस करके सोयाबीन के तेल को यूज करने के लिए कहा ना, तब कुछ ही सालों में इन बीमारियों के केसेस 18% तक कम हो गए थे। और इसमें तो एक एंगल कैंसर का भी है, क्योंकि जब पाम ऑयल को रिफाइन करते वक्त उसे 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म किया जाता है ना, तो उसमें एक केमिकल रिलीज होता है जिसे ग्लिसरॉल फैटी एसिड एस्टर्स या फिर जीई कहते हैं। तो ये ना एक ऐसा केमिकल है जो कि आगे चल के कैंसर का जिम्मेदार हो सकता है। और ये सब तो मैं बहुत ही छोटे स्केल पे बता रहा हूँ। अभी तो मैंने हमारी इकोसिस्टम की बात की भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ 2021 में ही मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में लगभग 19,000 हेक्टेयर वाले एरिया को डिफॉरेस्टेशन किया गया था। मतलब जंगलों को काटा गया, वो भी सिर्फ इसीलिए ताकि वहां पे पाम ऑयल के लिए खेती की जा सके। या फिर अगर आपने कभी 2015 में इंडोनेशिया के जंगलों में जो आग लगी थी ना, अगर उसके बारे में सुना हो तो बता दूं कि इस तेल के प्लांटेशन के लिए उस आग को लगाया गया था, जिसमें न जाने कितने बेजुबान जानवरों का घर उजड़ गया और बाद में न जाने कितना CO2 गैस एटमॉस्फेयर में फैल गया, जिससे 2 से 4% ग्रीन हाउसेस गैसेस जो थी
वो हमारे एटमॉस्फेयर में ही कैद होके रह गई, जो कि हर साल बढ़ते हुए ग्लोबल वार्मिंग को न्योता दे रहा है। और अब अगर हम बात करें सस्ते लेबर्स और आदिवासियों की जमीन को छीनने वाले इंसिडेंट की, तो आज भी पाम ऑयल की खेती के लिए बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे देशों के माइग्रेंट्स के पासपोर्ट को जब्त कर लिया जाता है और उन्हें कर्ज के नाम पे इतना दबाया जाता है और उनसे से ज्यादा काम कराया जाता है। ठीक उसी तरीके से जैसे आज से 300 साल पहले अफ्रीकन गुलामों को एक्सप्लॉइट किया जाता था। और आज इसी पाम ऑयल के प्लांटेशन की वजह से वुमेन वर्कर्स को भी पेस्टिसाइड के एक्सपोजर के चलते हार्मोनल इशू को फेस करना पड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ आदिवासियों की जमीन को जबरदस्ती छीन लिया जाता है, क्योंकि अब तक इंडोनेशिया के बोर्नियो, पापुआ और सुमात्रा जैसे रीजन्स में हजारों आदिवासियों को उनके पुरखों की जमीनों से हटाया गया। और तो और मलेशिया के सरावाक के आदिवासी भी अपनी जमीनों के लिए कोर्ट तक चले गए थे। इसीलिए आज इस पाम ऑयल के कभी ना रुकने वाले डिमांड की वजह से आदिवासियों के घर, उनके जंगल और उनकी पहचान, ये सब कुछ खतरे में है। और मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज इंडिया, चाइना और इंडोनेशिया जैसे देश एक साथ मिलकर 40% से ज्यादा वर्ल्ड का पाम ऑयल यूज करते हैं। और इसके पीछे ना एक सबसे बड़ी वजह इसकी कीमत भी है, क्योंकि आज 1 लीटर पाम ऑयल 90 से 120 रुपए के बीच में आ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ मस्टर्ड ऑयल 200 रुपए पर केजी से स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से होटल्स, बेकरी, स्ट्रीट फूड वाले जितने भी स्टॉल्स होते हैं ना, वो सबके सब इसी सस्ते तेल को चुनते हैं। तो अब सवाल ये बनता है कि एज अ कंज्यूमर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इस तेल का पूरी तरीके से बायकॉट करना कोई आसान रास्ता नहीं है। और इसके जो अल्टरनेटिव्स है ना, यानी कि सोयाबीन या फिर सनफ्लावर ऑयल, वो इससे 4 से 10 गुना ज्यादा जमीन, पानी और रिसोर्सेस मांगते हैं। और अगर हम बात करें इनोवेशंस की, तो आज हमारे पास ईस्ट बेस्ड तेल का ऑप्शन मौजूद है, जो कि कॉफी के वेस्ट से बनता है, लेकिन आज इसका स्केल ना बहुत छोटा है। और दूसरा, आज हम लैब में पाम ऑयल को डेवलप करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। और तीसरा, RSPO सर्टिफिकेशन, जिसमें आज भी सिर्फ 19% पाम ऑयल का जो प्रोडक्शन है ना, वही सर्टिफाइड है। लेकिन इन सब के कंपैरिजन में इंडिया में आज भी इस तेल की डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हम इसकी डिमांड या फिर इसके इंपोर्ट को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, और वो है बाहर के खाने को अपनी डाइट में कम से कम रखना और जितना हो सके डीप फ्राइड खाने को अवॉइड करना। क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि वो जो तेल है ना, वो हाई टेम्परेचर पे अपने अंदर से GE को रिलीज करता है, जो हमें कैंसर और हार्ट अटैक जैसी जानलेवा बीमारियां दे सकता है। तो अब पाम ऑयल वाले इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए आप कौन से स्टेप लोगे, मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप मेरा ये बॉटल्ड वाटर वाला वीडियो ज़रूर जाके देखना, जिसमें मैंने बताया है कि कैसे ये बड़ी बड़ी कंपनियां अपने फ़ायदे के लिए ज़मीन के अंदर के पानी को दिन रात चूस रही है और आपको 20 रुपए में पानी नहीं बल्कि प्लास्टिक बेच रही है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।